हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और यही प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम लोग संपूर्ण प्राचीन भारत को यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब बारी यहाँ पर मध्यकाल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने की, जिसका नाम हुआ करता था दिल्ली सल्तनत। चलिएगा, दिल्ली सल्तनत की आज की क्लास के साथ शुरुआत होगी। और हर बार की तरह मैंने आप लोगों को जो पिछली क्लासों में एक होमवर्क दिया था, और हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रारूप को भी यहाँ पर समझने का प्रयास किया जाएगा। और हर बार की तरह मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था जो पिछली क्लास में, कि एक संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित ये आपका अष्टाध्यायी एक हमें एक पुस्तक देखने को मिली, एक ग्रंथ देखने को मिला। और जो यही ग्रंथ हुआ करता था, यह किससे संबंधित था? या आपके अर्थशास्त्र से, विधि से, व्याकरण से, या औषधि से? तो आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो इसका हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो पुस्तक है मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित होती हुई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा, मैंने कहा है, और पहला प्रश्न भी यह आप लोगों को दिल्ली सल्तनत से दे के रखा है। आप लोगों को जो पहला जो प्रश्न दे के रखा है, निम्न में से किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत? लेकिन उससे पहले जरा रुकिएगा, उससे पहले हम लोग प्रयास कर ले कि हम लोग इस दिल्ली सल्तनत के प्रारूप को यहां पर पढ़ पाए। कुछ बेसिक नॉलेज आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो यही मध्यकालीन भारत में हम, और यही मध्यकालीन भारत का जो हम लोग समयकाल मानते हैं वो 712 से लगाकर तो हम लोग यहाँ पर 1707 तक मुख्य रूप से यही मध्यकालीन भारत का समयकाल माना गया। क्योंकि यहीं पर हम सभी जानेंगे कि भारत में सबसे अरबों का आक्रमण हुआ। भारत में सबसे पहले यहाँ पर अरबों का आक्रमण हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे पहले पहला अरबर जो आक्रमणकारी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम हुआ करता था यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया। और यह मोहम्मद बिन जो कासिम भारत में आया, इसका हम लोगों को समयकाल 712 से लगाकर तो 714 तक हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब यह मारा गया, जब इसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब भारत में हमें तुर्कों का आक्रमण देखने को मिला, तो सबसे पहले मोहम्मद गजनी भारत में इंटर कर रहा है। और यह मोहम्मद गजनी भारत में आया, और इसी गजनी का समयकाल हमें आप सभी को याद होना चाहिएगा कि 1000 या फिर एडी में भारत में प्रवेश कर रहा है। और मुख्य रूप से जो 1027 तक इसका समयकाल हमें मुख्य रूप से भारत की इस पवित्र धरा पर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन फिर इसके बाद जो दूसरा तुर्की आक्रमणकारी आया, जिसका नाम हुआ करता था मोहम्मद गोरी। और जब ये मोहम्मद गोरी आया था, तो मोहम्मद गोरी का समयकाल हमें 1175 से लगाकर तो 1206 तक हमें मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी का समयकाल यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह ऐसा पहला शासक था, ऐसा पहला मुस्लिम शासक था, यह ऐसा पहला मुस्लिम शासक हमें देखने को मिला जिसने भारत में क्या किया था, इसने भारत में क्या किया था, मुख्य रूप से इस व्यक्ति के द्वारा शासन किया गया। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और आप सभी को यह भी याद होगा कि मोहम्मद गोरी मुख्य रूप से अपने साथ में 11 गुलाम लेकर आया था। तो 11 गुलाम का स्वामी हुआ करता था। लेकिन इसके दो फेमस गुलाम हुआ करते थे। एक का नाम हुआ करता था ऐबक, जो ऐबक हुआ, और इसी गोरी ने ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंपी। और इसका एक गुलाम हुआ करता जिसका नाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी। कौन हुआ इसका एक महत्वपूर्ण गुलाम, जिसका नाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी। और यही गोरी ने क्या किया था, जब इसने दिल्ली की सत्ता इसी ऐबक को सौंप दी, और जो इसने बंगाल की सत्ता, कहां की सत्ता, जब इसने बंगाल की सत्ता इसी बख्तियार जब यहाँ पर खिलजी को सौंप दी, तब क्या हुआ करता था, इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। आप सभी को याद होना चाहिएगा, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर क्या किया था, नष्ट किया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यही ऐबक ने मिलकर क्या किया था, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत की मुख्य रूप से यहाँ पर स्थापना किया।
और यह मुख्य रूप से गोरी का गुलाम के साथ दामाद भी हुआ करता था। तो यह मुख्य रूप से गोरी का गुलाम वह क्या हुआ करता था, दामाद भी हुआ करता था। तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला वो गुलाम वंश देखने को मिला। कौन सा वंश देखने को मिला, गुलाम वंश। और यदि आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाएगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, तो नोन एज यही कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ये जो यहाँ पर ऐबक हुआ करता था, यही इस गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा कि ये जो गुलाम वंश हुआ करता था इसे हम लोग मामूलक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, मामूलक वंश भी यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। और फिर यही गुलाम वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक खिलजी वंश देखने को मिला। कौन सा वंश, हमें एक खिलजी वंश यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। और यही खिलजी वंश का जो संस्थापक यहाँ पर माना जाता है वो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी। कौन माना जाता है, आप सभी को याद होना चाहिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर मुख्य रूप से यही यह जो मुख्य रूप से खिलजी वंश का जो संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक तुगलक वंश देखने को मिलेगा। कौन सा वंश, हमें तुगलक वंश देखने को मिलेगा। और यही तुगलक वंश का जो संस्थापक माना गया, यही जो तुगलक वंश का संस्थापक हम लोगों को देखने को मिलता है वो गयासुद्दीन तुगलक। कौन देखने को मिला, तो जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और जब यही तुगलक वंश के बाद हम लोगों को इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर एक सैयद वंश देखने को मिला है। कौन सा वंश देखने को मिलेगा, सैयद वंश। और यदि आप लोगों से सवाल यह पूछ लेगा कि यह सैयद वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, तो फिर राइट आंसर होगा कि एक खिज्र खां। कौन हुआ करता था, एक खिज्र खां नामक व्यक्ति हुआ करता है। इसके द्वारा इसी सैयद वंश की स्थापना यहाँ पर की जाती है। और वहीं पर पांचवा हमें मुख्य रूप से एक वंश यहाँ पर जो ये पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम हुआ करता था लोधी वंश। कौन सा वंश हुआ, लोधी वंश। और आप सभी को याद होना चाहिए, यदि आपसे पूछेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन माना गया, तो फिर राइट आंसर होगा कि लोधी वंश का जो संस्थापक का यहाँ पर जो श्रेय दिया जाता है वो यहाँ पर मुख्य रूप से बहलोद लोधी को। कौन को दिया जाता है, बहलोद लोधी को यहाँ पर श्रेय दिया जाता है। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। और यही हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के अंदर ये हमें 5 प्रमुख वंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सर्वाधिक समय के लिए रहे, ये जो तुगलक डायनेस्टी हम लोगों को देखने को मिलेगी। यह जो तुगलक वंश देखने को मिला, यह हमें सर्वाधिक समय के लिए, हमें पूरी दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक टाइम पीरियड के लिए यानी सर्वाधिक समय काल के लिए हम लोगों को यह देखने को मिला। यदि वर्ष पूछ लेगा तो 94 वर्षों तक हमें तुगलों का शासनकाल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिला था। देखिए, इन लोगों ने संपूर्ण भारत पर शासन नहीं किया था, यह बोलना मुझे तो एटलीस्ट सही नहीं लगता कि इन प्रमुख रूप से आक्रांताओं के द्वारा भारत पर शासन किया था। एक प्रमुख रूप से जो दिल्ली का आसपास का क्षेत्र हुआ करता था वहां के जो मुख्य रूप से यह शासन माने जाते हैं। लेकिन आगे क्या कर सकते, इतिहासकारों ने क्या इनके बारे में लिखा है वो आप सभी यहाँ पर जानते होंगे। और यही ये जो खिलजी वंश हुआ करता था, यही खिलजी वंश का सबसे कम समयकाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना अब सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। मुख्य रूप से 36 वर्षों तक हमें खिलजियों का शासन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। भारत पर शासन नहीं किया था, पुनः हम इस बात को बोलते हैं, केवल इन लोगों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। अब यहाँ पर इतना मैंने आप लोगों को बताया। और ये जो सैयद वंश हुआ करता था, यही सैयद भारत का पहला और यही पहला सिया वंश माना गया। क्या माना गया, पहला जो सिया वंश। यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि पहला सिया वंश कौन माना गया, फिर राइट आंसर होगा कि पहला सिया वंश हमें यहाँ पर सैयद वंश मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। जब आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा तो आप लोगों को ये भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है जो लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सी डायनेस्टी, यही लोधी वंश है। जो हम लोगों को यहाँ पर लोधी वंश देखने को मिलेगा, इसी लोधी वंश का जो संस्थापक माना जाता है, जो यहाँ पर संस्थापक माना जाता है वो हमें बहलोद लोधी माना गया। कौन माना गया, बहलोद। यहाँ पर आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि हमें मुख्य रूप से बहलोद लोधी यहाँ पर देखने को मिलेगा।
बहलोद लोदी। और ये जो बहलोद लोदी रहा था, ये मुख्य रूप से दिल्ली की सत्ता पर 38 वर्षों तक इसने शासन किया। तो यदि आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक समय काल के लिए किस शासक ने शासन किया था, फिर राइट आंसर होगा कि यहाँ पर बहलोद लोदी ने किया था। और यही लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ कर, जिसका नाम हुआ करता था इब्राहिम लोदी। कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हमें देखने को मिलेगा। और यही इब्राहिम लोदी, आप सभी सभी जानते हैं कि इसी लोदी के समय काल में बाबर है। आप सभी जानते होंगे कि जो बाबर नामक आक्रांत था, यही बाबर ने भारत में जो पंजाब के रास्ते से यह व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रवेश यहां पर किया। और आप सभी को यहां पर बैटल ऑफ पानीपत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप सभी जानते होंगे कि बैटल ऑफ पानीपत हमें 1526 में देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपका इब्राहिम लोदी हारता है, लेकिन बाबर के द्वारा इस युद्ध को जीता गया। और कौन सी नीति को बाबर ने इस युद्ध में फॉलो किया था? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि तुलगमा नीति। कौन सी नीति? तुलगमा नीति हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिली। तुलगमा नीति यहाँ पर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती। इस नीति को फॉलो किया था बाबर ने, और यह लोदी से जीत गया था। तो यह संपूर्ण हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर पढ़ लिया है, लेकिन एक प्रारूप रेखा हम लोग इसी मध्यकाल में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की समझ चुके हैं। चलिएगा, इतना एटलीस्ट आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। देखिएगा, हम साइड से हट जाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और जो आप लोगों को पहला प्रश्न अब यहां पर देके रखा है, देखिएगा, पहला प्रश्न जो आप लोगों को देके रखा है, निम्न में से किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक शासन किया। अब देखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था सबसे कम समय के लिए जो वंश रहा था वो हमें खिलजी वंश मात्र 36 सालों तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो यहाँ पर सवाल पूछा है कि गयासुद्दीन बलबन, या यहाँ पर इल्तुतमिश, या आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, या बहराम शाह, तो देखिएगा इन चारों शासकों में से सबसे कम समय तक किस व्यक्ति के द्वारा शासन किया? तो हमें मुख्य रूप से यहाँ पर ऐबक वंश देखने को मिला। कौन सा वंश? ऐबक वंश देखने को मिलेगा। इसी ऐबक वंश, यह हमें मुख्य रूप से गुलाम वंश, कौन सा वंश? हमें गुलाम वंश देखने को मिला। और इसी गुलाम वंश का जो संस्थापक माना गया, वो कौन माना गया? मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर ऐबक को मानते हैं, जिसका समयकाल 1206 से लगाकर तो 1210 तक हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यही ऐबक के बाद इसका भतीजा और मुख्य रूप से इसका दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश। तो हमें इल्तुतमिश यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और हमें इल्तुतमिश का समयकाल हम माफी चाहेंगे। ये जो यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यही ऐबक के बाद में इसका बेटा शासक बना था, और इसके बेटे का नाम हुआ करता था आराम शाह। कौन हुआ करता था? आराम शाह हुआ करता था। आराम शाह का समयकाल हमें 1210 से लगाकर 1211 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही आराम शाह के बाद मुख्य रूप से दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठता है? यहाँ पर इल्तुतमिश बैठता है, और इसका समयकाल 1211 से लगाकर तो हमें 36 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी हुआ करती थी, इसका नाम हुआ करता था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासक बनेगी। तो रजिया सुल्तान मुख्य रूप से यहाँ पर शासिका बन जाएगी। तो इसका समयकाल हमें 1236 से लगाकर 40 तक हमें देखने को मिलेगा। और यही रजिया सुल्तान जब भटिंडा के अभियान पर जाएगी, कहां पर? भटिंडा के जब यह अभियान पर जाएगी, इसी के द्वारा एक अभियान चलाया गया, उस अभियान का नाम हुआ करता था भटिंडा का अभियान। और यही रजिया जो सुल्तान के बाद में यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ये जो बहराम शाह जो इसका भाई हुआ करता था, यही 1240 से लगाकर तो यहाँ पर 42 तक शासक बनेगा। 2 सालों तक यह शासक बना। और फिर इसके बाद में हमें मसूद शाह शासक देखने मिला। कौन सा शाह? हमें मसूद शाह शासक देखने मिलेगा। और यह 1242 से लगाकर तो 46 तक हम लोगों को इसका समयकाल देखने को मिला। और इसी मसूद शाह के बाद एक नसीरुद्दीन मोहम्मद हमें मुख्य रूप से यहाँ पर शासक देखने को मिलेगा। और इसी नसीरुद्दीन मोहम्मद का समयकाल 1246 से लगाकर तो 65 तक हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद हमें बलबन शासक बनता हुआ दिखाई दिया। कौन देखा? बलबन।
बलबन हमें शासक बनता हुआ दिखाई दिया, और बलबन जो बना था वो 1265 से लगाकर तो हमें मुख्य रूप से यहाँ पर 46 तक, और हमें बलबन का समयकाल इसी गुलाम वंश में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और यही बलबन के बाद एक केकुबाद कौन बना था, एक केकुबाद शासक बना, और केकुबाद का समयकाल हमें 1246 के समयकाल से लगाकर तो हमें यहाँ पर 89 तक हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। 3 सालों तक यह मुख्य रूप से शासक बना था। केकुबाद के बाद जो शासक बना वो केयूरुस बना। कौन बना, केयूरुस बना, और ये केयूर से इसी गुलाम वंश का अंतिम शासक माना गया। यही केयूर से इसी, ये जो गुलाम वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी गुलाम वंश का जो अंतिम शासक यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो यह अंतिम शासक यही केयूर से यहाँ पर मुख्य रूप से माना जाता है। और यही केयूर से 1200 आपके 89 से लगाकर तो 90 तक इसका समयकाल रहा, और हम लोगों को यह गुलाम वंश समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। तो ये सभी राजाओं के हमें समयकाल देखने को मिले। लेकिन हम लोगों से ये सवाल पूछा है सबसे कम समय तक कौन शासन पर रहा, गयासुद्दीन बलबन, या आपका इल्तुतमिश, या आपका अलाउद्दीन मधुशाह, या बहराम शाह। तो आप देख सकते हैं बहराम शाह केवल 2 वर्षों तक इस दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर बहराम शाह। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एटलीस्ट इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का शासक हुआ करता था, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा यह कहाँ का गवर्नर हुआ करता, शासक नहीं। यह मुख्य रूप से जब यह शासक बना था उस समय यह कहाँ का, क्या बोल रहे हैं, यह मुख्य रूप से इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर हुआ करता। तो आप 4 ऑप्शन दे के रखें, यह गवर्नर पहले से लाहौर, बदायूं, बंगाल, या दक्षिण क्षेत्र। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा यह शासक बनने से पहले जो गवर्नर हुआ करता था वह बदायूं का हुआ करता था। कहाँ का, जो बदायूं का हुआ करता था। मैंने बताया था कि जो ये हमें मुख्य रूप से ऐबक वंश, हमें मुख्य रूप से यहाँ पर गुलाम वंश देखने को मिला, और यही जो गुलाम वंश के अंतर्गत हम सभी को यहाँ पर यह भी याद होना चाहिएगा कि जो इसका शासक बना था वो मुख्य रूप से ऐबक बना, और यही ऐबक का समयकाल अभी हम लोगों ने देखा था 1206 से लगाकर 10 तक बना। लेकिन इसका बेटा शासक बन गया था, इसका नाम हुआ करता था आराम शाह। कौन बन गया, आराम शाह बना, और इसका समयकाल 1210 से लगाकर तो 11 तक हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चाहेगा ये जो बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, बदायूं क्षेत्र यूपी में, आज के वर्तमान में यूपी में हमें यह बदायूं का क्षेत्र देखने को मिलता है। लेकिन ये यहाँ पर शासक इल्तुतमिश की चाह थी कि मैं भी दिल्ली की सत्ता पर बैठूं। इसके कारण क्या किया था, इसी यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा, ये जो इल्तुतमिश यहाँ का बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, इसके द्वारा आक्रमण किया गया था इसी जो आराम शाह पर। और हम लोगों को हमें यहाँ पर मुख्य रूप से बैटल ऑफ जूड देखने को मिला। कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ जूड। यह हमें भारत के इतिहास में एक बैटल ऑफ जूड देखने को मिलेगा, और यही जूड हम लोगों को 1211 में यह युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें कौन जीता, यह 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक तो आपका यहाँ पर आराम शाह शासक, यह मुख्य रूप से जो एक साइड है यह आपका आराम शाह हुआ करता था, और एक हमें यहाँ पर इल्तुतमिश कौन देखने को मिला, हमें इल्तुतमिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह युद्ध हारा, और यहाँ पर इल्तुतमिश क्या हो गया था, इस बैटल ऑफ जूड को जीत गया था। उसके बाद वह दिल्ली का शासक बना था। तो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा कि यह शासक बनने से पहले बदायूं का क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है, नायाब ए ममलिकाद पद का सृजन किसने किया था। यह सृजन किसके द्वारा किया गया था। हम लोगों को 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, या मुइजुद्दीन बहराम शाह, या मुबारक शाह। हम लोगों को देखने को मिलेगा यानी जब उसी दिल्ली सल्तनत के समयकाल में नहीं हुआ करता था, मान लीजिएगा राजा किसी अभियान पर गया है, तो वो व्यक्ति जो यही नायाब ए मुमालिक पद को धारण कर लेता था, तो वह ऐसा मानता था कि राजा नहीं है तो राजा के स्थान पर मैं अब इस सत्ता पर शासन कर सकता हूं। तो वह मुख्य रूप से हमें नायाब ए मुमालिक यहाँ पर पद देखने को मिलता है। और इसको सबसे पहले किसने सृजन किया था, तो आप सभी को याद होना चाहिए मुइजुद्दीन बहराम शाह।
और यही बहराम शाह ने इस पद को सृजन किया था। और यह हमें 1240 से लगाकर तो 42 तक यह समयकाल हमें इसी बहराम शाह का समयकाल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बहराम शाह के द्वारा सबसे पहले यह पद को धारण किया गया था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा है कि अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देख रखे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो आप सभी को याद होना चाहिए ख्वाजा मुइजुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कि यह मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने इसी दरगाह का क्या किया था, इसी दरगाह का निर्माण किया था। आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन कराकर उन पर टकसालों का नाम अंकित किया था। और सबसे पहले याद होना चाहिए शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ठीक है, तो आप सभी को चार ऑप्शन देके रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन, किसके द्वारा यह सिक्के जारी किए गए थे? देखिएगा अब लोगों को याद होना चाहिएगा कि यह शुद्ध अरबी सिक्के, ये जो शुद्ध जो अरबी सिक्के हमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुख्य रूप से किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे? तो राइट आंसर होगा कि हमें मुख्य रूप से इल्तुतमिश के द्वारा यह सिक्के जारी किए गए थे। और यही इल्तुतमिश ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था। कौन सा? चांदी का सिक्का, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? जिसे टका कहा था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यही के द्वारा, यही इल्तुतमिश के द्वारा एक चांदी का सिक्का टका और एक तांबे का सिक्का जीतल, तांबा का जो सिक्का हुआ करता था उसे इसने नाम दिया था जीतल। तो ये जीतल और ये टका दो सिक्के और ये शुद्ध अरबी सिक्के, ये तीनों सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो यही दिल्ली सल्तनत के अंदर इसी इल्तुतमिश के द्वारा तीनों सिक्कों को क्या किया गया था? जारी किया गया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा कि हस्ब एक कल्ब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्ब एक कल्ब, ये जो शब्द देके रखा है हस एक कल्ब, इसका संबंध हमें किससे यहाँ पर मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखने को मिलता है। चार ऑप्शन देके रखे हैं, गुप्तचर विभाग, शाही सेना, राजा के यहाँ पर अंगरक्षक हुआ करते थे या राजकोषीय विभाग हमें देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट आप लोगों को यह शब्द याद होना चाहिएगा कि हमें इसी गुलाम वंश में, जो हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, इसी गुलाम वंश में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम, एक शासक हुआ जिसका नाम हुआ करता था, यहाँ पर नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश का समयकाल हमें 1211 से लगाकर तो 36 तक हमें समयकाल देखने को मिला। और यही के द्वारा कुछ राजा के अंगरक्षक बनाए थे, राजा के इसने क्या किए थे? अंगरक्षक बनाए। तो यही इल्तुतमिश के द्वारा जो राजा के जो अंगरक्षक की एक सेना बनाई गई थी उसे हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दल चालीसा नाम दिया। क्या नाम दिया था? उसे हम लोगों ने दल चालीसा नाम दिया किया था। और इसी दल चालीसा में 40 तुर्की सरदार हुआ करते थे, 40 तुर्की सरदार हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यही ये जो राजा के लिए यही इल्तुतमिश ने जो सेना बनाई थी उसे दल चालीसा या उसे हम लोग तुलगान ए चहलगानी, तुलगान ए चहलगानी, तो इसे हम लोग तुलगान ए चहलगानी भी बोलते हैं, चहलगानी। इतना अब यहाँ पर याद होना चाहिए, ये दोनों एक ही थे। और इसमें मुख्य रूप से 40 तुर्की सरदार हम लोगों को देखने को मिले जो जिसका मुख्य काम था राजा की रक्षा करना। लेकिन ये जो हस्ब कल्ब जो विभाग हुआ करता था, जो जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? फिर राइट आंसर होगा कि इसका निर्माण मुख्य रूप से बलबन के द्वारा किया गया था। और यह एक प्रकार की बलबन के समयकाल में हमें शाही सेना देखने को मिलती, एक विशेष सेना हम लोगों को वहां पर देखने को मिलती है। इतना आप सभी को याद होना चाहिएगा। और ये जो दल चालीसा यह यहाँ पर मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने जो बनाई थी, इसको नष्ट किसने किया था? यानी इसको समाप्त किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसको समाप्त मुख्य रूप से बलबन के द्वारा किया गया। किस शासक के द्वारा? बलबन ने इस दल चालीसा को क्या किया था?
नष्ट किया था। आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि इल्तुतमिश ने किस विजय के उपरांत रजिया को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था। इतना अब सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में कौन शासक बन गया था, तो जब दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों को इल्तुतमिश शासक बनता हुआ दिखाई दिया। तो यही इल्तुतमिश ने क्या किया था, जब इस व्यक्ति ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान के साथ में इस व्यक्ति के द्वारा जब 1231 में जब ग्वालियर का अभियान चलाया। कौन सा अभियान? जब इस व्यक्ति ने साथ मिलकर ग्वालियर का अभियान चलाया था। कौन सा अभियान? ग्वालियर का अभियान चलाया था। तभी इसने डिक्लेयर किया था अपनी बेटी को शासिका। तो इस सवाल का राइट आंसर मालवा ऑप्शन देख रहा है, बामियान, ग्वालियर या रणथंभौर। इसने मालवा का अभियान भी इसने के द्वारा जो चला गया था 1232 में हमें देखने को मिलता है। और इसके द्वारा रणथंभौर का अभियान भी चलाया गया था जो हमें 1227 में यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसने ग्वालियर का जो अभियान चलाया था वो 1231 में चलाया था। और तभी इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी क्या किया था? डिक्लेयर किया था। तो आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, ये किसने उत्तमद ए निस्बा की यहाँ पर उपाधि किसने प्राप्त की थी? चार ऑप्शन आप लोगों को देखिए ये आपका उद्मत जो निस्बा का मतलब ये होता है कि मुख्य शासक के तौर पर दिखना, मुख्य शासन के रूप में दिखना मतलब जैसा व्यक्ति जो मुख्य शासक के रूप में दिखता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पर उद्मत ए निस्बा। और ये जो टाइटल हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अंदर, ये सबसे पहले किसने धारण किया था? चार ऑप्शन देके रखे हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो आप सभी जानते हैं कि यह जो पद हुआ करता था, यह जो उपाधि हुआ करती थी, यह रजिया सुल्तान ने क्या की थी? धारण की थी। आप सभी को याद होना चाहिए इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रजिया सुल्तान। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, सैन्य प्रशासन को सामान्य प्रशासन से पृथक करने का पहला शासक कौन था? यानी जिसने जो सैन्य प्रशासन हुआ करता था और उसने सामान्य प्रशासन को अलग कर लिया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा ऐसा शासक हमें इसी मामूलक वंश, ये जो मामूलक वंश हमें देखने को मिला, और इसी मामूलक वंश को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हम लोगों ने इसे गुलाम वंश भी नाम दिया था। और इसी गुलाम वंश में हमें जब बलबन देखने को मिलेगा, तो इसी बलबन का समयकाल हमें 1265 से लगाकर तो 86 तक एटलीस्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसी ने क्या किया था? यहाँ पर सैन्य प्रशासन क्या किया था? सैन्य प्रशासन हमें, और मुख्य रूप से इसने सामान्य प्रशासन को अलग किया। सैन्य प्रशासन और सामान्य प्रशासन को इसने मुख्य रूप से अलग किया। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं ये भी याद होना चाहिएगा, यही बलबन ने एक सिस्ता व फाइबोस प्रथा भी चलाई थी। सिस्ता और फाइबोस प्रथा अपने समयकाल में यही बलबन हुआ करता था, जिसने क्या किया था? अपने समयकाल में सिस्ता और फाइबोस प्रथा भी चलाई थी। सिस्ता का मतलब होता है जब राजा के सामने ऐसी सलामी दी जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से सिस्ता। और फाइबोस में तो एक लेवल पर ही सलाम किया जाता था। जो राजा हुआ करता था उसके दाएं पैर के अंगूठे को चूमना होता था, उसका मतलब होता था यहाँ पर फाइबोस। तो ये सिस्ता और फाइबोस प्रथा आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो यह मुख्य रूप से किसके द्वारा जारी किए गए थे? यह बलबन के द्वारा दो सिस्ता। और जो इसी ने एक फारसी त्योहार हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिला, जिसका नाम हुआ करता था नवरोज। तो नवरोज एक प्रकार का फारसी त्योहार है। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि हम लोग कब नवरोज त्योहार मनाते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को मुझे जवाब देना है। लेकिन हमने ये बताया है कि जो एक फारसी त्योहार इसी बलबन ने जारी किया था, और यही बलबन ने क्या किया था? एक दल चालीसा हुआ करती थी, उसी दल चालीसा का इसने क्या किया था? यहाँ पर अद्वंत किया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यह पूरे जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, उसी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो पुत्र वियोग में मरा। पहला शासक था जो क्या मरा था? जो पुत्र वियोग में इसने अपने प्राण क्या किए थे?
त्याग दिए थे। आप सभी को ये यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा बलबन, यानी ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट यहाँ पर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है, नायाबत ए खुदाई का संबंध निम्नलिखित में से किस राजस्व से है? किसने एक नायाब ए, ये जो नायाब ए खुदाई का मतलब क्या होता था? नायाब ए खुदाई, नायाब ए खुदाई का मतलब होता था खुदा का प्रतिनिधित्व, खुदा का प्रतिनिधि, कि मैं खुदा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आप सभी के सामने शासन कर रहा हूं और मैं ही खुदा का प्रतिनिधि हूं। मैं मतलब एटलीस्ट मैं ही खुदा हूं, आप तो यही मानो। ये कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या बलबन? तो ये जो नियाबत एक खुदाई हुआ करता था, तो यह जो टाइटल हुआ करता था यह मुख्य रूप से बलबन से संबंधित है। ये बलबन ने क्या किया था? धारण किया था। जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा वो हमें बलबन देखने को मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, निम्नलिखित किस शासक ने हिंदुओं के प्रति उदार रुख अपनाते हुए शासकों के महत्वपूर्ण पदों पर उसकी योग्यता आधारित नियुक्ति किया था? उसकी योग्यता आधारित क्या किया था? नियुक्ति किया था। यानी कुल मिलाकर हम लोगों से यह प्रश्न पूछा गया है कि शासक ने अपने दरबार में सर्वाधिक हिंदू मंत्रियों को रखा था, उनको जगह दी थी। हमें इल्तुतमिश देखने को मिला, बलबन देखने को मिला, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हमें मुख्य रूप से जब खिलजी वंश देखने को मिला, कौन सा वंश? हमें खिलजी वंश हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब खिलजी वंश का जो संस्थापक माना गया वो जलालुद्दीन, कौन माना गया? जलालुद्दीन खिलजी हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और यह जो जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, इसका मुख्य रूप से जो सेनापति हुआ करता था, जो इसने अपना सेनापति डिक्लेयर किया था अलाउद्दीन खिलजी को, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या किया था? अपना सेनापति, यही सेनापति अलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या किया था? नियुक्ति किया था। पहले तो आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा। और यही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 1293 में यही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। और उस समय जो इसने मुख्य रूप से आक्रमण किया था वो यहाँ पर देवगिरी के राजा, कौन हुआ करते थे? देवगिरी के राजा हम लोगों को यहाँ पर रामचंद्र देखने को मिले। कौन देखने को मिले थे? रामचंद्र देखने को मिले, जो इनको इसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले हराया गया था। लेकिन यह जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता है, इसने सर्वाधिक हिंदू मंत्रियों को अपने दरबार में क्या किया था? जगह दिया था। जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जलालुद्दीन खिलजी सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला, किसने इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? यह जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? आप लोगों से यह सवाल पूछा है। ढाई दिन का झोपड़ा, आप सभी जानते हैं कि यह ढाई दिन का जो झोपड़ा हुआ करता था, यह मुख्य रूप से हमें अजमेर में देखने को मिला। कहां पर देखने को मिला? यह हमें अजमेर में देखने को मिला। लेकिन ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है, ये आज वर्तमान में एक मस्जिद है। क्या है? हमें एक मुख्य रूप से एक मस्जिद देखने को मिलेगी, एक मस्जिद हमें देखने। लेकिन ये पहले एक मस्जिद नहीं हुआ करती थी। लेकिन इससे पहले यही अजमेर में एक शासक हुए जिनका नाम था विग्रराज चतुर्थ। और यही विग्रराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया था। संस्कृत विश्वविद्यालय इसको बनाया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी ऐबक ने इसको तोड़ा था। ये जो मुख्य रूप से हमें गुलाम वंश का शासक देखने को मिलेगा, ये जो गुलाम वंश का शासक देखने को मिलेगा, उसका नाम हुआ करता था ऐबक। और यही ऐबक ने क्या किया था? मुख्य रूप से इस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा था। अब आपको भले ही कहीं देखने को नहीं मिले, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। हमसे पूछा है कि इस्लामी वास्तुकला का पहला रत्न कहा जाता है, तो ये जो यहाँ पर अलाई दरवाजा माना जाता है पहला आप लोगों के इस्लामी वास्तुकला का रत्न। और यही ऐबक के द्वारा एक दिल्ली में एक मस्जिद बनाई गई थी। दिल्ली में एक कुवैत उल
यहाँ पर इस्लाम एक मस्जिद भी यही जो ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यह भारत में पहली मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? पहली मुस्लिम मस्जिद यहाँ पर मानी जाएगी। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा अलाई दरवाजा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्न में से किस शासक ने स्वयं की सोने की मूर्ति को जंजीरों में बांधकर खिलजी के दरबार में भेजकर प्रतिशतनात्मक समर्पण किया? यानी मुख्य रूप से उसने क्या किया था, शासन मतलब जो उसने राजा के सामने आत्मसमर्पण किया था। रामचंद्र देव, हमीर देव, प्रताप रुद्रदेव, यानी रुद्र प्रताप देव। और यह जो प्रताप देव हुआ करते थे उस समय तेलंगाना के जो शासक हुआ करते थे, कहाँ के, जो आज वर्तमान में तेलंगाना हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यही तेलंगाना का बयान यह हमें मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिला। और यह जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, और यह अलाउद्दीन जो खिलजी हुआ करता था, इसका एक सेनापति हुआ करता था, इसका नाम था मलिक कफूर। कौन हुआ करता था? मलिक कफूर। और यही मलिक कफूर ने क्या किया था कि 1308 में, ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसी मलिक कफूर ने 1308 में यहाँ पर मुख्य रूप से दक्षिण भारत का अभियान चलाया था। दक्षिण भारत का इसने अभियान यहाँ पर चालू किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यही जो रुद्र देव हुआ करते थे, इनके पास उस समय कोहिनूर हुआ करता था, एक कोहिनूर हीरा हुआ करता था जो इससे सीना था। और इन्हीं जो प्रताप रुद्र देव हुआ करते थे, जो इन्होंने क्षमा मांगी थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से। आप लोगों को याद होना चाहिए। इन सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? इसे किस उपनाम से जाना जाता था? हम लोगों से यहाँ पर यह सवाल पूछा है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा लाख बख्श। देखिए लाख बख्श का मतलब होता था जो लाखों का दान करता हो, लाखों का जिसने दान किया उसे क्या कहा जाता था? उसे लाख बख्श कहा जाता था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कुरान बख्श, इसे पूरी कुरान याद थी तो इसे कुरान बख्श भी कहा गया, इसे जिल्ले इलाही भी कहा गया था। लेकिन इसने स्वयं को एक सेनापति की उपाधि भी दी थी कि मैं स्वयं शासक नहीं हूँ, मुख्य रूप से आप सभी का सेनापति हूँ, लेकिन इसने ये कलंदर की उपाधि प्राप्त नहीं की थी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमें ऑप्शन नंबर सी देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित किस विभाग की स्थापना किया था? कौन सा विभाग किसके द्वारा स्थापना किया था? देखिए ये दीवान ए आप लोगों का आरिज विभाग हुआ करता है, यह एक प्रकार का सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? एक प्रकार का सैन्य विभाग हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर यह देखने को मिलेगा। ये दीवान ए बदगान, तो दीवान ए बदगान को किसने चालू किया था? एक फिरोज शाह तुगलक, इसी तुगलक वंश का एक फिरोज शाह तुगलक हमें देखने को मिलेगा। और इसी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो अपने साम्राज्य में अच्छे गुलाम रखने के लिए इसने गुलामों के लिए एक दीवान ए बदगान विभाग बनाया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये अमीर एक वही, यह एक प्रकार का एक कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? एक कृषि विभाग हमें मुख्य रूप से यह देखने को मिलेगा। और ये जो कृषि विभाग हुआ करता था, जो इसे किसने बनाया था? तो एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए इसे मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जो राजस्व की बकाया राशि हुआ करती थी उसको वसूलने के लिए ये दीवान ए मुक्त खराज विभाग का निर्माण यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पर राजस्व की जो बकाया राशि हुआ करती थी, कौन सी राशि? जो बकाया राशि हुआ करती थी उसको प्राप्त करने के लिए इसी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुक्त खराज एक विभाग बनाया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निम्न में से किसका आक्रमण हुआ था? आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यही ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हमें मुख्य रूप से तुगलक वंश का शासक देखने को मिला है। कौन से वंश का? ये हमें तुगलक वंश का जो यहाँ पर मुख्य रूप से अंतिम
शासक देखने को मिला। कौन सा शासक? हमें तुगलक वंश का जो अंतिम शासक देखने को मिलेगा। और जो इसके समय काल में समरकंद से, ये जो समरकंद वाला क्षेत्र है, समरकंद वाले क्षेत्र से तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कौन ने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने मुख्य रूप से भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 1398 में मुख्य रूप से इस देसी तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण माना जाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यही ये जो तैमूर हुआ करता था, एटलीस्ट तैमूर की तरफ से यहाँ पर पांचवा वंश, और यहाँ पर चंगेज खां की तरफ से, ये जो चंगेज खां हमें देखने को मिलेगा, चंगेज खां की तरफ से 14वां वंश, ये 14 वाला जो वंश माना जाता है, यह मुख्य रूप से हमें बाबर देखने को मिलेगा। यानी बाबर जो अपने पिता की तरफ से, यह मुख्य रूप से 5वां वंश देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी माता की तरफ से यह हमें 14वां वंश हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है। और यही बाबर के जो पापा हुआ करते थे, इसके पिता हुआ करते थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा हुए, उमर शेख मिर्जा हमें देखने को मिले। और यह मुख्य रूप से तैमूर वंश संबंधित, कौन से वंश से? तैमूर वंश से संबंधित थे। लेकिन इनकी जो जो इसकी माता हुआ करती थी, इसकी माता का नाम था कुतुलुन बेगम। कौन हुआ करती थी? कुतुलुन बेगम। कुतुलुन बेगम हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी बाबर अपने पिता की तरफ से 5वां वंश था और अपनी माता की तरफ से 14वां वंश, यह हमें मुख्य रूप से माना जाता है। और इसी नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय काल में ही क्या किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसी तैमूर ने सहायता किया था इसी नसीरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में एक मंत्री हुआ करता है जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां किसने क्या किया था? सहायता किया था। और इसी ये जो खिज्र खां ने इसी और यही तैमूर लंग की सहायता से इसने मुख्य रूप से भारत में एक सैयद वंश की स्थापना किया। कौन से वंश की स्थापना किया? सैयद वंश की स्थापना किया। आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर होगा तैमूर लंग। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्न में से एक विशेष यहाँ पर एकता व्यवस्था से नहीं है। ये जो हमें मुख्य रूप से एकता व्यवस्था देखने को मिली, और यह भारत में एकता व्यवस्था किसके शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए मुख्य रूप से इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? हमें इल्तुतमिश के द्वारा यह मुख्य रूप से भारत में देखने को मिलती है। क्या इसमें नहीं हुआ करता था? यह एक राजस्व एकत्रित जो करने की व्यवस्था हुआ करती थी, यह बिल्कुल हुआ करती थी। सियासतनामा जो इस व्यवस्था की जानकारी देने वाला प्रमुख रूप से स्रोत हमें देखने को मिला था। जो इसे एकत्रित राजस्व सीधे राजा के कोष में जाता था। सीधे राजा के कोष में यहाँ पर जो कर हुआ करता था, जो पैसा हुआ करता वो नहीं जाता था, बल्कि 1/4 जो चौथा हिस्सा हुआ करता था वो राजा अपने पास में रखता था। और ये जो एकता प्रणाली में जो पैसा हुआ करता था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो लूट का पैसा था, तो लूट का पैसा भी राजा का, राजा जो एक चौथा हिस्सा अपने पास में रखता था। मुक्ति को इससे प्राप्त राजस्व सैनिकों में रखने पड़ते थे। यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत माना जाएगा। सीधा पैसा राजस्व में नहीं जाता था, बल्कि 1/4 हिस्सा जो होता था वो राजा अपने पास में रखता था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा है, निम्न में से एक फारसी कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। किसने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को क्या किया था? चित्रित किया था। आप लोगों से सवाल पूछा है, अमीर खुसरो, अमीर हसन फैजी या अबू तालिम कलीम, कौन हुआ करता था जिसने अपने जो पुस्तक में भारतीय पर्यावरण को शामिल किया था? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि हमें उस समय जो पटियाला वाला क्षेत्र हुआ करता था, उसी पटियाला वाले क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से एक व्यक्ति का जन्म होता हुआ दिखाई दिया। इसका नाम था अमीर खुसरो। कौन देखने को मिलेगा? अमीर खुसरो। और यही अमीर खुसरो को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तोता हिंद। किस नाम से जानते हैं? तोता ए हिंद के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब इसने तोता हिंद के नाम से इसे हम लोग क्यों जानते हैं? एटलीस्ट ये भी तो याद होना चाहिए कि हम लोग अमीर खुसरो को तोता हिंद बोलते हैं। तो इसी अमीर जो ये खुसरो की एक बुक देखने को मिली जिसका नाम हुआ करता था मुख्य रूप से नूह सीपी हर। यह हमें मुख्य रूप से अमीर खुसरो की एक पुस्तक देखने को मिली।
और यह अमीर खुसरो इसी नूह सिरी हर एक पुस्तक में बोलता है, यदि कहीं पर स्वर्ग है यानी इसी धरा पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो हमें जम्मू कश्मीर में दे। यानी जम्मू कश्मीर की सुंदरता के बारे में इसने अपने वर्णन किया था, कहां पर, अपनी पुस्तक नूह सीरी हर में। इतना एटलीस्ट याद होना चाहिएगा। और इस सवाल का राइट आंसर भी हमें देखने को मिलेगा अमीर खुसरो। और ये भी याद होना चाहिएगा यह दिल्ली सल्तनत के अंदर किनके, यह मुख्य रूप से जो दिल्ली सल्तनत हुआ करता था उसी दिल्ली सल्तनत के अंदर यह 7 शासकों के समकालीन रहा। 7 शासकों के यह मुख्य रूप से समकालीन हमें यह व्यक्ति देखने को मिलता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी ने भारत में तबला व कव्वाली का आविष्कार किया था। तबला व जो ये जो गायिका देखने को मिलती है, कव्वाली गायिका, जो इसका यही शासक के द्वारा, इसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था, भारत में इसको गाना प्रारंभ किया गया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा अमीर खुसरो। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और कितने सवाल हम लोग देख चुके हैं, 19 सवाल। और यह सवाल आप सभी के लिए होमवर्क में रहेगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि सुल्तान को इतिहास में विरोधों का मिश्रण कहा गया है, और ये जो विरोधों का मिश्रण किसे कहा गया है, आप लोगों से सवाल पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका इल्तुतमिश, या अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।